वो बात करने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी पर। ठीक है, ये एक मेजर सब्जेक्ट है हम सभी लोग का, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो इसमें आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? उधर चेक करो, आ रही है? ठीक, वो दिखाओ तो सामने एक बार। तो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो मेजर सब्जेक्ट है नेटवर्क थ्योरी, चाहे वो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो या कोई भी स्टेट जेई की तैयारी कर रहे हो। इवन अगर आप, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बीटेक करके आए होंगे, वो बच्चे एई की तैयारी भी कर सकते हैं, जेई की भी कर सकते हैं, जिनके पास डिप्लोमा और बीटेक दोनों है। तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में आपको देने वाला हूँ नेटवर्क थ्योरी का। और चाहे वो आप बेसिकली एसएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीपीसीएल की कर रहे हो या फिर पीजीसीआईएल, इसरो, बीआरसी, अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो यहाँ से अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क थ्योरी सर्किट थ्योरी को रिलेट करता है। सर्किट थ्योरी जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, उसका ही एडवांस पार्ट है ये, जो हम लोग सर्किट थ्योरी में पढ़ते हैं या बेसिक इलेक्ट्रिकल। अभी आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा, बेसिक अरुण सर ने पढ़ाया होगा ना आप लोगों को बेसिक। ठीक है, इसके बाद आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, तो उसी का एडवांस पार्ट ये आएगा। तो मैं ये मान के चलूंगा आप सभी लोग को पहले से कुछ आता है नहीं आता है, मैं ये मान के चलूंगा कि आप सब लोग का बेस जो है वो मुझे ही बनाना है। समझ गए? मैं ये नहीं मानूंगा कि आपको पहले से आता है, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको अभी कुछ नहीं आता है। मैं बिल्कुल जीरो से लेकर आपको अपर लेवल तक लेकर जाऊंगा। ठीक है, इतना बस आपको करना क्या है, आपको 2-3 कलर के पेन यूज करने, ठीक है, और एक अपनी नोटबुक बना लो, जो भी जितने भी पेज की आप चाहो, एटलीस्ट उसमें 100 पेज होने चाहिए, कम से कम 100 पेज होने चाहिए। क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है पढ़ाने का, मैं कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करता हूँ और तब तक समझाता रहता हूँ जब तक समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो उससे फ़ायदा ये है कि हो सकता है आपका पेज ज़्यादा लग जाए, तो 10-5 पेज ज़्यादा लग जाए उससे फ़र्क नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब हम सब्जेक्ट एंड करें तो हमको ये फील होना चाहिए कि हाँ सर, ये सब्जेक्ट मुझे अच्छे से आता है। ठीक है, पेपर देते समय हमको ये ना लगे पेपर देते समय कि यार सर आपने पढ़ाया तो था लेकिन मेरे सवाल नहीं बनना। मैं ये चाहता हूं कि अगर पेपर में सवाल आए तो वो आपसे बने, बाकी किसी से बने या ना बने उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने उस सवाल पर हाथ रख दिया और आपने अगर देख लिया कि वो मेरे सब्जेक्ट का सवाल है, तो वो क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां जितने भी बच्चे हैं, मैं स्टार्ट करने से पहले 2-3 मिनट लूंगा, ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। यहाँ जितने भी बच्चे हैं सबका ड्रीम है जेई बनना। ठीक है, सबका ड्रीम है जेई बनना। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, इंडिया के हर एक कोने से बच्चा यहाँ पर आया हुआ है, सबका ड्रीम है कि मैं जेई बन जाऊं। ठीक है, कुछ बच्चे घर बैठ के भी तैयारी करते हैं कि सर हम अपने आप तैयारी कर लेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, सेल्फ स्टडी से भी वो तैयारी करते हैं कि सर मुझे जेई बनना है। आप लोग यहाँ आए हो, हमसे पढ़ रहे हो, आपका भी एम है। तो बात ये नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो मुझसे पढ़ रहे हो या किसी और से पढ़ रहे हो या घर पे पढ़ रहे हो, बात ये नहीं। बात ये है कि जो 3 घंटे का पेपर आता है, उस पेपर में, उस 3 घंटे में आपका दिमाग कितनी तेज चलता है। अगर 100 सवाल आ रहे हैं तो कितनी जल्दी आप 70-75 सवाल सही करते हो। ये वो चीज सीखना है हमको, वो चीज मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, वो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि भाई आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो, जो चाहे वो पढ़ लो, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को विद इन अ टाइम कैसे टैकल करोगे। मैंने आपको एक सवाल दे दिया, ठीक है, मैंने आपसे बोल दिया कि सर एक कोई नंबर ले लिया, 2 + 3 × 6 + 5 भाग 2, एक ऐसा करके एक क्वेश्चन बना के लिख दी और बोला सॉल्व करो। तो मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। कोई 1 मिनट में कर लेगा, कोई 1.5 में कर लेगा, कोई 2 में कर लेगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जो 5 मिनट लेगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जो 10 मिनट लेगा, कोई ऐसा होगा जो 10 सेकंड भी ले लेगा। ठीक है, तो जिसने 10 मिनट में सॉल्व करा, सॉल्व उसने भी करा, आंसर उसका भी वही आया जो जिसने 10 सेकंड में सॉल्व करा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? टाइम का। बस जिस बच्चे ने यहां पर लीड ले ली उसको जेई बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा जिसने लीड ले ली। गेम सिर्फ टाइम का है पेपर में। ऐसा नहीं है कि एसएससी का पेपर तुम्हारे सामने आएगा तो तुम सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे,
ऐसा नहीं है। 1 साल बाद अपने में अंतर देखना, डेफिनेटली तुम सवाल सॉल्व कर पाओगे। बस अंतर क्या होगा तुम में और मुझ में, अगर वो सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ और तुम कर रहे होगे, सिर्फ टाइम का। किसका अंतर होगा? ऐसा नहीं है कि तुमसे सॉल्व नहीं होगा, सवाल तुम भी सॉल्व करोगे, हो सकता है तुम आधा घंटा ले लो उसको सॉल्व करने में, मैं सॉल्व करूंगा तो 1 मिनट में कर लूंगा। तो मेरे और तुम्हारे बीच में लीडिंग जो हो गया वो हो गया टाइम। बस तुम्हें वही 30 मिनट को 1 मिनट में लाना है। वो कैसे आएगा? वो आएगा आपकी मेहनत से, आपकी प्रैक्टिस से, आपके फोकस से। तो जो भी पढ़ो एक एम बना के पढ़ना। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, अगर तुम यहां आए हो कि जेई बनना है तो अपने आप को टाइम देना। ऐसा ना हो 3 महीने बाद तुम्हारे दिमाग में आए पुलिस की तैयारी करूंगा अब मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तुम्हारे मन में आया नहीं क्लर्क की कर लेता हूं, वो मेरे लिए बढ़िया रहेगी। तो 3 महीने क्लर्क की, 3 महीने पुलिस की और 3 महीने जेई की, तो त्रिदेव बन जाओगे 9 महीने बाद। ना तुम इधर के होगे और ना इधर के। ठीक है, ये टेक्निकल है, इट विल टेक ऑलवेज टाइम। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही अच्छा पढ़ाया गया होता तो आज यहां नहीं होते, 3rd ईयर में ही निकाल दिए होते। कुछ सोच समझ के आए हो तो अपने आप को टाइम देना। जितना सीखोगे उतना बाहर आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फोकस्ड रहना कि जब तक जेई नहीं बन जाऊंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं मैं। ठीक है, तो इस तरह का माइंडसेट रखना है, तभी एग्रेसिव बन पाओगे। तो स्टार्ट करता हूं। मैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको बता देता हूं, कुछ बच्चे मुझे जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, उनके बारे उनको बता देता हूं मैं। मेरा नाम क्या है ये सब बता देता हूं आपको, आप अपनी फैकल्टी के बारे में जान लीजिए। ठीक है, मेरा नाम है कविंद्र कृष्णा। मैंने एमटेक कर रखा है प्लस बीटेक कर रखा है। एएमयू का नाम आपने सुना होगा, इसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैं वहीं का रहने वाला भी हूँ। ठीक, मेरा एमटेक बीटेक दोनों वहीं से हुआ है। उसके बाद मैंने गेट दिया था, तो 2024 जो अभी रिसेंट गेट हुआ है उसमें मेरा रैंक था 14। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में मैंने दिया था। अगर ब्रांच की मैं बात करूं तो मेरा ब्रांच था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसी पेपर में मैंने दिया था तो मेरा रैंक आया था 14। उससे पहले मैंने 2020 में भी दिया है तो मेरा रैंक था 92। ठीक है, ये भी इसी के पेपर में ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में। ठीक है, लगभग 7 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। ठीक है, 7 साल लगभग 2017 से पढ़ा रहा हूं मैं इसमें, गेट ईएसई जेईई के फील्ड में। तो लगभग 7 साल आप मान के चलो, 7वां साल चल रहा है मेरा पढ़ाने का। इतना एक्सपीरियंस है मुझे, और बराबर रेगुलर बेसिस पे मैं पेपर देता रहता हूँ ताकि चीज़ें मेरे को पता रहे कि कैसे हो रही हैं। ये तो 2 ही अचीवमेंट है, इसके अलावा भी और सारे अचीवमेंट हैं बहुत सारे। जैसे यूपीपीसीएल एई का भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। ठीक है, रिटर्न भी निकला था और इंटरव्यू भी देने गया, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं था। यूपी पॉलिटेक्निक का एक हुआ था, वो भी उसका भी रिटर्न निकला था, इंटरव्यू भी देने गया था। उसका इंटरव्यू तो यहीं हुआ था प्रयागराज में, उसमें भी नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे हैं एग्जाम्पल। आप ये रैंक देख रहे होंगे AIR 14 और 92, ये बहुत अच्छी रैंक है, गेट में बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है, क्योंकि दोनों अंडर 100 है, दोनों अंडर 100 है, बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है। ठीक है, तो ये रैंक कैसे नहीं आई है? मैं कोई शुरू से होशियार नहीं था। आप ये सोचो मैं बैठा पेपर में और कर दिया और मेरी रैंक आ गई। मैं फेल भी हुआ हूं इस पेपर पे, मैं फेल भी हुआ हूं। एक समय ऐसा था मैं कट ऑफ भी नहीं निकाल पाया था, जब पहली बार गेट दिया था। पहली बार दिया था तो कट ऑफ भी नहीं निकली थी। तो ऐसा मत सोचना कि भाई मैं शुरू से पैदाइशी बहुत होशियार था और मैं तो बस बैठा और मैंने निकाल दिया, ऐसा नहीं। बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक पहुंचने में, बहुत हार्ड वर्क करा है मैंने, बहुत इंप्रूव करा है अपने आप को। बात 2017 की, जब मैंने पहली बार गेट दिया था तो फेल हो गया था मैं। 25 नंबर चाहिए होते कट ऑफ के लिए, वो भी नहीं थे मेरे। ठीक है, वहां से जो टर्न लिया है तब जाके चीजें बदली है। तो जुनून होना चाहिए एक आपको करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा प्रोफाइल आपका भी बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस क्या होना चाहिए? जुनून। ठीक है, चलो अब आप बात करते हैं सब्जेक्ट की। देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर नेटवर्क थ्योरी अगर मुझे पढ़ना है और अगर मुझे बुक यूज करनी है, ठीक है, तो बुक में कौन कौन सी यूज कर सकता हूं? ठीक है, बुक, ये 3 बुक मैं पढ़ता हूं मैं। इसके अलावा भी कुछ और स्टैंडर्ड बुक हैं,
जिनको मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं इन तीनों बुक को बेसिक बुक मानता हूं कि अगर किसी बच्चे को अपने बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने हो तो ये तीन बुक आती हैं। एक आती है सर्किट थ्योरी बाई अभिजीत चक्रवर्ती, ये बीएल थरेजा, तुम लोगों ने देखा होगा, बीएल थरेजा तुमने अपने डिप्लोमा में देखा होगा, नाम सुना होगा बीएल थरेजा का, पढ़ी हो ना पढ़ी हो अलग बात है, नाम तो जरूर सुना होगा बीएल थरेजा का, ठीक है। और एक आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फंडामेंटल बाई अशफाक हुसैन, ये हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, एएमयू के, एएमयू पॉलिटेक्निक के टीचर हैं अशफाक हुसैन, ठीक है। ये इनके पुत्र हैं हारून अशफाक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक बुक आती है, ये एक बुक आती है, ये बेसिक बुक है। इसके अलावा एडवांस बुक भी आती है, जैसे हेट की बुक आती है, साडीकू की बुक आती है नेटवर्क की, वो थोड़ी एडवांस लेवल की है, उनकी बात हम बाद में करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक की है। अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर मुझे बुक बताओ, आप मुझे बुक से पढ़ना है और मुझे नेटवर्क थ्योरी सर्किट थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो बुक हमारी ये तीन बेस्ट है। आप तीनों में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, तीनों, और तीनों को पढ़ना चाहे तीनों को पढ़ सकते हैं, कोई दो पढ़ना चाहे दो, ठीक है ये। लेकिन अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं ये, तो मुझे मालूम है क्या क्या चीजें जरूरी है, वो मैं आपको दे दूंगा, वो आपको नोट्स में लिखा दूंगा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए बुक बता रहा हूं जो बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं सर मैं घर बैठ के पढ़ना चाहता हूं, मेरे अंदर स्टेमिना है पढ़ने का। तो ये इन तीनों बुक का नाम आप नोट कर लीजिए या दिमाग में रख लीजिए, ये तीन बुक है, ठीक है ये। और कोई बच्चा ऐसा है जो कहेगा कि सर मुझे तो बिना बुक के पढ़ना है, मैं बिना बुक के पढ़ना चाहता हूं नेटवर्क थ्योरी, बुक ना यूज करनी पड़े, तो बिना बुक के कैसे पढ़ोगे? तो बिना बुक के पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नोट्स अरेंज करने पड़ेंगे मेरे, नेटवर्क थ्योरी के मेरे नोट्स आपको देखने पड़ेंगे, ये अरेंज करने पड़ेंगे मेरे नोट्स अगर आपके पास होंगे, या फिर आपको बिना बुक के पढ़ना है तो फिर मुझसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका नेटवर्क थ्योरी अच्छा हो पाएगा, नहीं तो फिर आपको बुक लेनी पड़ेगी। तो बिना बुक के पढ़ेंगे तो नोट्स जुगाड़ करने पड़ेंगे आपको, कि भाई इनके नोट्स मिल जाए तो मैं नोट्स देख के पढ़ लूँ, क्योंकि मैं बहुत बेसिक लेवल पे नोट्स लिखाता हूँ, बहुत ही बेसिक लेवल से चलता हूँ, बहुत ही बेसिक लेवल पे लिखाता हूँ, ठीक है ये। तो आपको नोट जुगाड़ करने पड़ेंगे, अगर जुगाड़ हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं हो जाते हैं तो फिर आप ढूंढिए, सर्च करिए, नहीं तो फिर मेरे से पढ़िए, तभी विदाउट बुक पढ़ पाओगे, नहीं तो बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ये स्टडी अगर आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हैं बिना बुक के। ये कहां से आ गए? ठीक है, इसमें एक स्लाइड और ऐड होगी। अब बात करता हूं मैं ये तो हटा दिया, सिलेबस कैसे बताऊंगा? अरे ज्योति साहब उनको भेजिएगा, सुनील सर को, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ना जो नेटवर्क थ्योरी का सिलेबस है वो मैं क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूं। वो एक स्लाइड जो है वो गायब हो गई है, अभी वो स्लाइड लगवाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि नेटवर्क थ्योरी में बेसिकली मैं जो है क्या आपको पढ़ाने वाला हूं और किस तरीके से हमारा कोर्स फ्लो रहेगा, ठीक है। वो पेन ड्राइव लगाइए, एक स्लाइड रह गई है, अब ये थोड़ी देर में ले लेना। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई नेटवर्क थ्योरी में हम लोग हाँ हाँ जाइए, ये तो आ ही नहीं रही है इसमें। अब आ गई, लेकिन स्लाइड तो 9 ही थी। देखिए यहां से अगर हम बात करें नेटवर्क थ्योरी की, तो जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो कुछ ये मेरा सिलेबस रहेगा,
जो कि पूरा जेई के सिलेबस को कवर करेगा। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, यहां से स्टार्ट करिए लिखना। ठीक है, आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए नेटवर्क थ्योरी सिलेबस, यहां से आप स्टार्ट करिए लिखना। ठीक है, मैं कुछ मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ाता हूं। मॉड्यूल 1 हो जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क, आप इसको चैप्टर समझ सकते हैं कि ये आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है, मॉड्यूल को आप चैप्टर समझ सकते हैं। आप यहां से हेडिंग डालिए नेटवर्क थ्योरी सिलेबस। मॉड्यूल 1 होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क, यानी कि पहले चैप्टर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। मॉड्यूल 2 होगा हमारा नेटवर्क थ्योरम। मॉड्यूल 3 होगा हमारा 2 पोर्ट। मॉड्यूल 4 होगा ट्रांजिएंट। ठीक है, मॉड्यूल 5 होगा एसी सर्किट एंड रेजोनेंस। मॉड्यूल 6 होगा कॉम्प्लेक्स पावर। मॉड्यूल 7 होगा मैग्नेटिक सर्किट। इसमें आप और ऐड कर दीजिए, यहां पर एक चीज रह गई है, दैट इज कॉल्ड ग्राफ थ्योरी। ये क्या होगा सर? ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी, इसमें ग्राफ थ्योरी भी आएगी मॉड्यूल 7 में। और लास्ट में मैं एक मॉड्यूल और आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल 8। मॉड्यूल 8 वो होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक सर्किट। हाँ आ जाइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक, ये तो इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट भी लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये मेरा फ्लो रहेगा प्रॉपर इस नेटवर्क थ्योरी का। तो ये पूरा सिलेबस रहेगा, एक एक करके हम लोग आएंगे। पहले मॉड्यूल 1 खत्म करेंगे, फिर 2 पर आएंगे। ये हो सकता है हम मेरी और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जब अच्छी बन जाएगी तो हो सकता है मैं एक आध मॉड्यूल ऊपर नीचे कर सकता हूं। ठीक है, वो मेरे और तुम्हारे ऊपर है कि जब मेरी और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, तुमको चीजें समझ में आने लगेंगी, तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा मैनेज कर लूंगा। लेकिन कंप्लीट हम पूरे 8 ही मॉड्यूल करेंगे। एक आध मॉड्यूल ऊपर नीचे होगा वो चलेगा, वो मैं अपने हिसाब से देखूंगा कि किस हिसाब से क्लास का रुझान है, उसके हिसाब से मैं चलता रहूंगा। ठीक है, तो इनको आप चैप्टर मान सकते हैं कि भाई हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये हमारा पूरा सिलेबस रहेगा। इतना करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन जो है वो हमसे छूटेगा। नोट हो गया सबका? हटा दूं? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। टोटल 8 चैप्टर हम लोगों ने नोट कर लिए होंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां पर नेटवर्क थ्योरी में। ठीक है, अब बात करते हैं मॉड्यूल 1 में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। मॉड्यूल 1 में पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 हमारा रहेगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क। हेडिंग डालिए मॉड्यूल 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क। हेडिंग डालिए मॉड्यूल 1 या चैप्टर 1। ठीक है, सिलेबस के बाद हेडिंग डालेंगे मॉड्यूल 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क में क्या मेरा फ्लो रहेगा वो यहां पर लिखा हुआ है। पहले मैं आपको नेटवर्क और सर्किट के बारे में बताऊंगा कि क्या है, उसके बाद एलिमेंट्स के बारे में, फिर उनके टाइप के बारे में, फिर सर्किट टर्मिनोलॉजी क्या क्या रहती है सर्किट के अंदर, फिर करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने IBPE। इसका मतलब है I का मतलब है करंट, B का मतलब है वोल्टेज, P का मतलब है पावर, E का मतलब है एनर्जी। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा RLC एलिमेंट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में आएंगे ओम्स लॉ पर। ठीक है, ओम्स लॉ में आपको ऑलरेडी आपको बेसिक में कवर करा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, बेसिक बताता चलूंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो दोबारा रिवाइज हो जाए, प्लस आपको चीजों पर और पकड़ बनती जाए। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 में इतनी सारी चीजें रहेंगी। ये तो स्टार्ट करेंगे हम नेटवर्क और सर्किट से कि नेटवर्क क्या होता है, सर्किट क्या होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होने वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट यहां पर क्लियर करते हुए चलेंगे। ये फोटो है ओम्स लॉ जिन्होंने दिया था उनकी, देख लो एक बार, कभी आएगी तो नहीं है एग्जाम में तो कभी नहीं पूछेगा, इनकी फोटो बनाओ। ठीक है, ना ही फोटो देगा 4 की भाई पहचानो कौन से है,
और तो वैसे दिखाने के लिए लगा दिया, ठीक है, कि याद कर लो कभी, ठीक है। तो ये ऐसे करके ये रहेगा। इसके बाद कुछ और भी टॉपिक हैं, जैसे फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां पर मैं बात करूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट में, उसके बाद ओम्स लॉ के बाद किरचॉफ लॉ की बात करूंगा, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, रेजिस्टेंस रिडक्शन मेथड की बात करेंगे, स्टार डेल्टा कनेक्शन, ब्रिज कनेक्शन, लैटाइस नेटवर्क, इन सब की बात करेंगे। सोर्सेस की बात करेंगे, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कौन से होते हैं, वोल्ट मीटर एमीटर की बात करेंगे, क्यूब कॉन्सेप्ट होते हैं क्यूब के, उन पे बात करेंगे, वेव फॉर्म्स पर बात करेंगे, बल्ब्स पर बात करेंगे, बल्ब वाले सर्किट पर, ठीक है। फिर सीरीज पैरेलल कनेक्शन होते हैं, कुछ मिक्स कनेक्शन होते हैं जिसमें सीरीज भी होता है पैरेलल भी होता है, इन सब पे बात करेंगे। तो ये सब हमारा बेसिक है। इतना पढ़ने के बाद आपको फील होगा कि हाँ यार नेटवर्क और सर्किट मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये डीपीपी सबको मिल गया, डीपीपी, ठीक है। डीपीपी अपने पास रख लेना, जो जो मैं पढ़ाऊं उसका डीपीपी बनाते रहना, मैं बताता रहूंगा कि ये डीपीपी आप बनाते रहो, ठीक है। बाकी मैं यहां पर तो इतने क्वेश्चन कराऊंगा ही। तो ये सब इतना कुछ है हमारे चैप्टर 1 में, जो मेरा फ्लो रहेगा एक एक करके इनको मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर आपको, ठीक है। ये तो आगे बढ़ता हूं मैं, यहां से हटा दूं, नोट कर लो। तो इतना कुछ तो हमको चैप्टर 1 में ही पढ़ देना है, फिर इसके बाद हम मूव करेंगे चैप्टर 2 की तरफ, ठीक है। चलो अब यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना चैप्टर। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इसमें अंतर क्या है। जब हम इलेक्ट्रिकल, जितने भी यहां बच्चे बैठे हैं मुझे लगता है सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली हम जो बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं, इसमें जो भी बात होती है करंट की, ठीक है, वो बात होती है करंट की या तो एम्पियर में या तो ठीक है, या तो ये बात होती है एम्पियर में, ठीक है, या तो बात होती है किलो एम्पियर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और अगर वोल्टेज की बात करें तो यहां पर वोल्टेज की बात होती है वोल्ट में या फिर किलो वोल्ट में, ठीक है। पावर की बात करें पी, तो पावर की बात या तो वॉट में होती है या तो किलो वॉट में होती है या तो मेगावाट में होती है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम इन तीन चीजों की बात करते हैं, करंट, वोल्टेज और पावर की, तो इसमें जो यूनिट होती है वो बड़ी यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और इसमें खास बात एक ये है, जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो वो इंडिया में 50 हर्ट्ज फिक्स है, ठीक है। कितनी रहती है? 50 हर्ट्ज इंडिया में, बाकी यूएसए में 60 हर्ट्ज पे काम करते हैं ये। बस इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, चाहे करंट आप किलो एम्पियर में ले जाओ, चाहे वोल्टेज को किलो वोल्ट में ले जाओ, या पावर को किलो वॉट, मेगावाट कहीं भी ले जाओ, ठीक है। अब जैसे जितने भी आप देखते होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो जेई बनते हैं या एई बनते हैं, वो सारे, अगर यूपीपीसीएल की बात करूं तो सारे बिजली विभाग में काम करते हैं। तो बिजली विभाग में आप देखेंगे कि भाई मान लो यहाँ जहां हम अभी पढ़ा रहे हैं, यहाँ का कोई सब स्टेशन होगा, उसकी कुछ ना कुछ पावर की क्षमता होगी कि भाई 500 किलोवाट का है या 500 मेगावाट का है, ठीक है। ये तो पावर की क्षमता उसकी कुछ ना कुछ जरूर होगी उस सब स्टेशन की, कि भाई वो इतने बड़े इलाके को सर्व कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वो हमेशा आप देखोगे जो भी पावर की क्षमता होगी वो मेगावाट में होगी। या फिर कहीं जाओगे तो
लिख रहा होगा सब स्टेशन और उस पर उसका नंबर लिख रहा होगा, ठीक है, 132 केवीए का है, 32 मेगावाट का है या 40 केवीए का है, वो लिख रहा होगा उस पर जरूर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितनी भी यूनिट होती हैं सब बड़े लेवल पर काम करती हैं। अगर दूसरे एंड पे आ जाए हम, इधर इधर आ जाए, इधर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, अगर वहीं पर हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आ जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो जो करंट होती है, करंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में जो करंट होती है वो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में फ्लो होती है। किसमें होती है? मिली एम्पियर या माइक्रो। यहां से और यहां से अंतर दिख रहा है तुमको, तुरंत छोटा हो गया, ठीक है, तुरंत छोटा हो गया। वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज जो रहता है वो मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट में रहता है, ठीक है, ये बहुत ही छोटा। और यहां आते हैं पावर, पावर भी छोटी छोटी जनरेट करता है, मिली वोल्ट माइक्रो सॉरी मिली वॉट माइक्रो वॉट इसमें जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, यहां फ्रीक्वेंसी का गेम है। यहां फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज में भी काम करती है, यहां फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में भी काम करती है और फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में भी काम करती है। यहां फ्रीक्वेंसी का गेम है। तो जैसे मैं यहां पर एक एग्जाम्पल बताऊं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है हमारा मोबाइल फोन। कितना है? मोबाइल फोन। क्या मोबाइल फोन को आप 5 किलोवाट की पावर दे सकते हैं? फट जाएगा, चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे उसके, लगा दिया तुमने 5 किलोवाट उसमें, तो समझ गए। मोबाइल फोन कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है? अगर आप देखो, जो जैसे आप मान लो वोडाफोन यूज कर रहे हैं, वोडाफोन या एयरटेल, एयरटेल 900 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। किस पे काम करता है? 900। वोडाफोन 1800 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है, ठीक है। आप मोबाइल फोन खरीदने जाओ, आप जाते हो भी मोबाइल फोन दुकान से लेने कि भाई मुझे मोबाइल फोन दे दो, तो वो बोलता है कि भाई इसका प्रोसेसर बहुत तगड़ा है, स्नैपड्रैगन है इसमें, स्नैपड्रैगन। तुम्हें नहीं मालूम स्नैपड्रैगन क्या है, तुम्हें बस नाम है स्नैपड्रैगन है, स्नैपड्रैगन है, ठीक है। तुम्हें नहीं मालूम स्नैपड्रैगन का मतलब क्या है। एक आध किसी को पता हो, हाँ स्नैपड्रैगन जी बढ़िया है, तेज चल रहा है। कितने बिट का है? 64 बिट का। 64 बिट का है। जितने बिट ज्यादा होंगे तुम्हें लगेगा उतना ही बढ़िया है, उससे हैवी वाले दिखाओ। 64 बिट का है। कभी तुम प्रोसेसर जाना मोबाइल दुकान पर, या मोबाइल अपना ही मोबाइल देख लेना, उसके स्पेसिफिकेशन पढ़ना, तो उसका प्रोसेसर जितने भी बिट का हो, मुझे बिट से मतलब नहीं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करोगे तो लगभग गीगाहर्ट्ज में होगी। आप देखोगे 2.5 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, 1.7 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। कितना बड़ा होता होगा प्रोसेसर, कितना बड़ा होता होगा तुम्हारे हिसाब से? टीवी पे ऐड तो आते हैं, अरे टीवी पे ऐड तो आते हैं, वो 3 डायमेंशनल ऐड आते हैं मोबाइल का, ये मोबाइल आ रहा है, उसमें चिपकता है, वो ले जाकर चिपकाता है। एक चिप टाइप का होता है ऐसा, एक ऐसा छोटा सा ही होता है, चिप टाइप का होता है ये, ऐसे करके ये इस पे पिन से निकल रही होती है चारों तरफ, ये निकल रही होती है, ऐसे ऐसे होता है, चिपका हुआ दिखता है प्लेट पे पीछे, ये छोटा सा ही है, इस पे लिख रहा होता है स्नैपड्रैगन, ठीक है, ये ऐसे करके। तो ये छोटा सा प्रोसेसर होता है, जरा सा प्रोसेसर है, काम कर रहा है गीगाहर्ट्ज पर। तो जरा सा प्रोसेसर, कितनी क्षमता होगी इसकी करंट और वोल्टेज निकालने की? बहुत ही मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में निकालता होगा ये। ऐसा तो है नहीं किलोवाट में पावर जनरेट कर देगा ये, इसकी हिम्मत नहीं है। ये तो खुद 5-6 वोल्ट पे चलता है, ये क्या किलोवाट में कन्वर्ट करेगा? अगर ऐसा हो जाता तो बिजली घर की जरूरत कहां पड़ती? अगर ये छोटी छोटी चीजें किलोवाट में पावर निकालने लगती तो बिजली घर की जरूरत कहां पड़ती? ठीक है, तो बिजली घर की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं ये जो यहां मैं बताना चाह रहा हूं आपको, इन दोनों में अंतर बताना चाह रहा हूं, वो ये अंतर बताना चाह रहा हूं। क्या ये सब चीजें मैं माइक्रो प्रोसेसर में आपको पढ़ा दूंगा कि 32 बिट का क्या मतलब होता है, 64 बिट का क्या मतलब होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रोसेसर हमको लेना चाहिए, कौन सा नहीं, ठीक है। वो सब माइक्रो प्रोसेसर जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो मैं बेसिकली आपको इन दोनों में अंतर बताना चाह रहा हूं। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अंतर क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बड़े स्केल पे काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किस पे काम करती है? छोटे स्केल पर। सही है, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपसे सवाल पूछ सकता है कोई भी कि भाई बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है,
दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आपको बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बड़े स्केल पे काम करती है, जहां पर पावर हम किलोवाट मेगावाट में ले सकते हैं, उस पे काम करती है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बहुत छोटी चीजों पे काम करते हैं, मिलीवाट, माइक्रोवाट। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो कंपोनेंट होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपने ट्रांसफार्मर नहीं देखा होगा, चिप पे बन जाए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की आईसी देखी है कभी? बनती नहीं है, देखोगे कहां से? कभी तुमने ये नहीं सुना होगा कि ट्रांसफार्मर आईसी पे आ गया। आईसी पे क्या बन सकता है? डायोड बन सकता है, बीजेटी बन सकता है, मॉसफेट बन सकता है, कैपेसिटर बन सकता है, रजिस्टर बन सकता है। बहुत कोशिश करोगे तो इंडक्टर बना लोगे, लेकिन कभी ट्रांसफार्मर नहीं आएगा। सही है, ट्रांसफार्मर वो बड़ा ही देखने को मिलेगा, वो इलेक्ट्रिकल वालों के बस की बात है। तो ट्रांसफार्मर, तो जहां बड़े स्केल की बात होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बात करते हैं, छोटे स्केल की बात होती है उसको क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, बस अंतर क्या है दोनों में? फ्रीक्वेंसी का। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रीक्वेंसी, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकती है। किस पे काम कर सकती है? चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पर। किलोहर्ट्ज में काम कर सकती है, मेगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में। लेकिन अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहां काम करती है? 50। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये 50 हर्ट्ज किसका है? इंडिया का। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब 50 हर्ट्ज पे काम करते हैं। 60 हर्ट्ज पे कौन काम करता है? यूएसए। ठीक है, यूएसए, यूएसए काम करता है 60 हर्ट्ज पर। अब कोई पूछेगा सर ये क्यों लिए गए 50-60? वो जाने जब उन्होंने इक्विपमेंट बनाए होंगे। ठीक है, तो तभी से फिक्स है ये। तो ये बात हो गई हमारी इसकी। अब मैं बात करता हूं यहां पर इस पॉइंट की कि नेटवर्क क्या होता है। इस चीज को समझिए। अब यहां से बेसिकली हमारा काम शुरू होता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है सबके दिमाग में वो ये आएगा कि सर नेटवर्क क्या होता है? व्हाट इज द नेटवर्क? पहला क्वेश्चन ये, अपनी कॉपी में डाल लो, व्हाट इज नेटवर्क। क्वेश्चन लिख लो फटाफट, व्हाट इज नेटवर्क। जल्दी लिख लो कॉपी में, व्हाट इज नेटवर्क। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लेना। इसमें लिखा नेटवर्क क्या होता है। मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा हिंदी में ही आपको, निश्चिंत रहिए इस बात से। मैं पढ़ाऊंगा आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके, जहां भी मुझे लगेगा मैं आपको प्रॉपर हिंदी लिखा दूंगा, है ना। तो इसमें डरना नहीं कि सर आप इंग्लिश में लिख के लाए हो, हमने डिप्लोमा हिंदी में करा है। तुमने डिप्लोमा हिंदी इंग्लिश मिक्स में करा होगा, कुछ बच्चों ने इंग्लिश में करा होगा, कुछ ने हिंदी में करा होगा। हिंदी में तो किसी ने नहीं करा होगा। पेपर तो इंग्लिश में ही लिखते होगे डिप्लोमा के, हिंदी में मिक्स लिखते होगे ना। जहां लगता होगा कि इंग्लिश का कोई टफ शब्द आ गया तो हिंदी चला दी, जहां हिंदी का लगा टफ शब्द आ गया वहां इंग्लिश चला दी। यही तो चलता होगा। कुछ बच्चे प्योर हिंदी में ही लिख देते होंगे, जिन्हें नहीं समझ में आता होगा, अरे लिख दो। तुम मुझे मत बताओ, समझ, मैं खुद ऐसे ही पास होके आया हूं तुम्हारी तरह। मैं कोई अलग से, मैंने थोड़ी अलग से पेपर पास कर लिए भाई। अरे मैंने भी तो बीटेक में यही करते थे। सेमेस्टर के पेपर कैसे पास होते हैं? बस तुम्हें क्वेश्चन में एक वर्ड मिल जाए, तुम्हें कुछ आता हो नहीं आता उससे मतलब नहीं है, तुम्हें बस सेमेस्टर में एक वर्ड मिल जाए। अच्छा नेटवर्क, हाँ पढ़ा तो था कहीं, बस तुम्हारे बस दिमाग में, तुम्हारे प्रोसेसर में उस क्वेश्चन में क्या लिखा है तुम्हें मतलब नहीं है। अच्छा कैपेसिटर पकड़ में आ गया, फिर तो तुम पूरी कैपेसिटर की जीवनी लिख दोगे। तुम्हें मतलब नहीं क्वेश्चन में क्या पूछा है। उसने ये पूछा हुआ कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। हमें मतलब है कैपेसिटर से 2 प्लेट होती हैं, एक प्लस होती है, एक माइनस होती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी दिक्कत टेंशन वाली बात नहीं है, तुम्हें सब समझ में आएगा। ठीक है, मैं प्रॉपर बताऊंगा, जहां हिंदी लिखनी होगी वहां हिंदी भी बताऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले सवाल है व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, ये मेरे सब्जेक्ट का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, नेटवर्क क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा सर्किट के बारे में कि सर्किट क्या होता है। सबसे पहले मैं, कभी लिखेगा नहीं, पहले इधर देखोगे, लिखना नहीं, पहले इधर देखो। पहले मैं बात करूंगा सर्किट की कि सर सर्किट क्या होता है। सर्किट, ठीक है, सर्किट, सर्किट का अगर हम मीनिंग निकालें इंग्लिश लैंग्वेज में, इसका मीनिंग होता है क्लोज्ड पाथ। इसका मीनिंग होता है, सर्किट का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। ठीक है, इंग्लिश में बता रहा हूं मैं, इंग्लिश में अगर मीनिंग बात करें तो इसका मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का मतलब ये हो गया कि मान लो तुम यहां से चले और ऐसे गए और घूम के ऐसे फिर आ गए, ये जहां से चले घूम के वहीं आ गए, ये होता है क्लोज्ड पाथ। ठीक है,
ये। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, ये तो आपने अपने मन से बना दिया। अब तुम अगर ऐसे भी चलना चाहो तो भाई ऐसे भी चल सकते हो, यहां से ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आ गए। तुम जहां से चले थे किधर भी घूमे, लेकिन लौट कर वहीं बंद कर दिया आपने। ये क्या होता है? क्लोज्ड पाथ। ये होता है सर्किट का इंग्लिश में मीनिंग। ठीक है, क्लोज्ड पाथ। जैसे तुमने वो देखी होगी फॉर्मूला 1 रेस आती है, फॉर्मूला 1 रेस, फॉर्मूला 1 मतलब वो कार वाली। ठीक है, तो उनका जो ट्रैक बना हुआ होता है जिसपे वो चलती हैं, उसको बोलते हैं सर्किट। क्या बोलते हैं उसको? सर्किट बोलते हैं उसको। ठीक है, अपने यूपी में कहां पे बना हुआ है ट्रैक फॉर्मूला 1 का? हाँ, नोएडा में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। उसका नाम क्या है? बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। तो वहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है वो। तुम सोचो ये सर्किट बना दिया, ये तो अपना ही वाला है, तुम्हारा वाला सर्किट नहीं है वो। सर्किट का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ, जहां से चालू करा है वहीं वापस आना, क्लोज्ड पाथ। ये है इंग्लिश का मीनिंग सर्किट का। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन सा है? हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्किट का मतलब होता है मीनिंग, मीनिंग जो होता है क्लोज्ड पाथ। ठीक है ये, लेकिन मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक सर्किट की, क्योंकि सर्किट एक कॉमन वर्ड है, ये किसी के साथ भी यूज हो सकता है, फॉर्मूला 1 रेस के साथ भी यूज हो सकता है सर्किट। लेकिन हम जो पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, वो एक अलग बात है कि हम लोग सर्किट बोल देते हैं कि सर्किट है, सर्किट है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अगर आप इसको पढ़ोगे इलेक्ट्रिक सर्किट को, तो ये इसके बारे में अगर मैं लिखूं तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज अ क्लोज्ड पाथ, इट इज अ क्लोज्ड पाथ अरेंजमेंट। एक क्लोज्ड पाथ अरेंजमेंट होता है विद एलिमेंट्स। विद एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, डायोड हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, मॉसफेट हो सकता है। ये तो इट इज अ क्लोज्ड पाथ अरेंजमेंट विद एलिमेंट कनेक्टेड in any manner। in any manner का मतलब हो गया, मैनर का मतलब हो गया चाहे तो वो सीरीज में हो सकते हैं, चाहे तो वो पैरेलल में हो सकते हैं, और चाहे वो किसी भी मिक्स कनेक्शन में हो सकते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में बन सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में बन सकते हैं ये। तो इट इज अ क्लोज्ड पाथ अरेंजमेंट विद एलिमेंट कनेक्टेड इन एनी मैनर एंड current must flow through each and every element present in circuit। ठीक है, ये तो ये है डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन। अब मैं समझाता हूं आपको इसका मतलब क्या है। इसमें यह कहा गया है, सीधे सीधे बात यह कही गई है कि सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो एक क्लोज्ड पाथ अरेंजमेंट होता है जिसमें एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। क्या कनेक्ट होते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट कौन से हो सकते हैं? रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर। लेकिन कनेक्शन कैसे होना चाहिए? क्लोज्ड पाथ। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड पाथ। और किसी भी मैनर में कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो सीरीज में कनेक्ट हो, चाहे वो पैरेलल में हो, चाहे सीरीज पैरेलल दोनों में हो। ठीक है ये, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो करंट है, जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड हैं, सब में फ्लो होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? सब में फ्लो होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर मान लो मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया इस तरीके का, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, यहां पर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया।
ये एक ये है, एक ये है। मैंने यहां पर 3 एलिमेंट कनेक्ट कर दिए। एक एलिमेंट मैंने यहां कनेक्ट कर दिया, एक एलिमेंट सर मैंने यहां कनेक्ट कर दिया। यहां पर एक कोई सोर्स लगा दिया, ये इस तरीके का मैंने बना लिया। यहां पर एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया प्लस माइनस भी। इसको नाम दे दिया एलिमेंट 1, ये कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। इसको नाम दे दिया एलिमेंट 2, इसको नाम दे दिया एलिमेंट 3, इसको नाम दे दिया एलिमेंट 4, इसको नाम दे दिया एलिमेंट 5। ठीक है ये। अब आप यहां से देखिए, इस वोल्टेज सोर्स से कोई करंट निकला I, इसमें करंट जा सकता है, नाम दे दिया I1। इसमें करंट फ्लो हो सकता है I2, इसमें नाम दे दिया करंट फ्लो हो सकता है I4, इसमें करंट का नाम दे दिया I3 और इसमें दे दिया I5। ये अरेंजमेंट मेरा बना हुआ है। इसमें कितने एलिमेंट लगे हुए हैं? 1 2 3 4 5 और एक ये वोल्टेज सोर्स 6। ठीक है, 6 लगे हुए। अब हम देख रहे हैं, अगर मैं यहां से शुरुआत करता हूं, यहां से चलने की शुरुआत करता हूं, तो आप देखो कहीं से भी चले जाओ, कहीं से भी घूम कर आओ, आप लौट कर यहां पर आएंगे आराम से। कहीं भी आपको खुला हुआ दिख रहा है, ये ओपन दिख रहा है कहीं भी? ये पूरा क्लोज्ड पाथ अरेंजमेंट है। यस सर, बिल्कुल। क्या सारे एलिमेंट में करंट जा रही है? यस सर। तो क्लोज्ड पाथ अरेंजमेंट भी है और सारे एलिमेंट में क्या जा रही है? करंट। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सर्किट। तो इट इज कॉल्ड सर्किट। समझ गए? अब दूसरा बनाता हूं, इसी के इधर एक और बनाता हूं। अगर मान लो इस तरीके का कोई अरेंजमेंट दे रखा है, 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, ये इस तरीके का कोई अरेंजमेंट दे रखा है मुझको। ये अरेंजमेंट अगर मैं निकालूं, ये दे रखा है सर, ये दे रखा है। यहां पर इसको नाम दे देते हैं प्लस माइनस 10 वोल्ट। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये सर्किट है? क्या ये सर्किट है? तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, यस ये सर्किट है। कैसे है? अगर कोई पूछता है कैसे है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा होना चाहिए कि तुम पूरा लिख के बता दो कि देखो भाई, यहां से अगर कोई करंट निकलेगी आई, तो वो इधर भी जाएगी सर, इधर भी जाएगी, ऐसे आएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी और यहां भी जाएगी। ये हर एक एलिमेंट में करंट जाएगी और जहां से चलना चाहो आप, वहां से घूमकर दोबारा यहां आ जाओगे। कहीं से भी ओपन नहीं है, चारों तरफ से बंद है, हर एक एलिमेंट में करंट जा रही है। तो ये क्या है? सर्किट। इट इज कॉल्ड सर्किट। ठीक है, तो दोनों समझ में आए कि सर सर्किट कैसे होता है। ठीक है, अभी मैं एक और बना रहा हूं और तुम्हें बताना है कि वो सर्किट होगा या नहीं होगा। एक और मैं यहां पर बना रहा हूं, आपको बताना है कि भाई ये क्या है। एक एलिमेंट मैंने यहां लिया, एक एलिमेंट यहां लिया, एक एलिमेंट सर यहां लिया, एक यहां पर बनाते हैं, ये प्लस माइनस बी लेते हैं। ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है, ये एलिमेंट 3 है, ये एलिमेंट 4 है, ये एलिमेंट 5 है। अब आपको बताना है क्या ये सर्किट है या नहीं है। क्यों नहीं है? तुम्हें कहीं से खुला दिख रहा है? कहां से दिख रहा है? यहां से क्या दिख रहा है? ओपन। कहीं से भी जरा सा अगर वो आपको खुला दिख जाए, तो उस खुले के चक्कर में क्या होगा कि ये ओपन है, तो इस वाले एलिमेंट में करंट नहीं जाएगी। और सर्किट की कंडीशन क्या होती है? सारे एलिमेंट में करंट जाना ही चाहिए। किसमें जाना चाहिए? सारे एलिमेंट में। अगर एक भी एलिमेंट में नहीं जा रही है तो वो सर्किट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे अरेंजमेंट जिसमें एक भी एलिमेंट में करंट नहीं जाए, बच जाए, ठीक है, बच जाए, या फिर वो कहीं से खुले हुए हो, उनको बोलते हैं नेटवर्क। क्या बोलते हैं? नेटवर्क। क्या इसको सर्किट बोलेंगे?
नहीं, क्या बोलेंगे इसको? दोनों में अंतर समझ में आया? अब कोई तुमसे पूछेगा तो बना दोगे, खींच दोगे उसको, समझा दोगे कॉपी पे, सेटिस्फाई हो जाएगा तुमसे वो? सवाल कुछ भी करे, आंसर तुम दोगे। इस लेवल के कॉन्सेप्ट चाहिए मुझे। अगर इस लेवल के कॉन्सेप्ट होंगे तो ऐसा कौन सा एग्जाम है जो तुम नहीं निकाल पाओ? समझे बात को? समझे मेरी बात क्या है? ठीक है, लिखो फटाफट, लिखो जल्दी, लिखो फटाफट। व्हाट इज नेटवर्क लिखा, लिखो यहां सर्किट, ऐसे लिखो फटाफट। सर्किट मीनिंग क्लोज्ड पाथ, मीनिंग क्लोज्ड पाथ। सर्किट में मीनिंग लिखो क्लोज्ड पाथ। सर्किट में लिखो मीनिंग का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ, उसके नीचे हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके नीचे हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज अ क्लोज्ड पाथ अरेंजमेंट, it is a closed path arrangement with elements it is a closed path arrangement with element it is a closed path arrangement with element RLC diode transistor dot 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 connected in any manner connected in any manner series parallel and current must flow through each and every element। इस लाइन को, इसको अंडरलाइन करना, इस चीज को, करंट मस्ट फ्लो थ्रू ईच एंड एवरी एलिमेंट। एक क्लोज्ड पाथ हमारा अंडरलाइन रहेगा और एक अंडरलाइन रहेगा करंट मस्ट फ्लो थ्रू ईच एंड एवरी एलिमेंट। ये दो पॉइंट हमारे अंडरलाइन रहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब अगर कहोगे तो हिंदी में लिखाऊं क्या? समझ में आ रहा है? हिंदी में लिखाऊं? ठीक है। अब इसके बाद आपको एक डायग्राम बनाना है। इतना लिखने के बाद आपको यहां पर डायग्राम बनाना है, इसी के नीचे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। इसके नीचे आपको डायग्राम बनाना है। मैं डायग्राम बनाऊंगा यहां पर, जस्ट उसी के नीचे। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं मेरे साथ तुरंत बनाते रहें। तुरंत के तुरंत बनाते रहें डायग्राम, ताकि हम टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकें प्रॉपर। ये डायग्राम बनाइए, ठीक है। यहां लिख दीजिए प्लस माइनस बी, इसको लिख दीजिए एलिमेंट 1, इसको लिख दीजिए एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, और ये हो जाएगा एलिमेंट 5। ठीक है। सबके अंदर करंट निकालिए। यहां से करंट दीजिए I, इसमें करंट दीजिए I1, इसमें करंट दीजिए I2, इधर करंट दीजिए I3, इधर करंट दीजिए I4, और इधर करंट दीजिए I5, इधर करंट दीजिए I5, और इसके नीचे लिखिए सर्किट। इसके नीचे लिखेंगे आप सर्किट। इसके नीचे लिखेंगे सर्किट,
और इधर लिखेंगे साइड, इसी के नीचे लिखेंगे, मैं साइड में लिख दे रहा हूं, कंडीशन, कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, आप लोग नीचे लिख लेना, मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूं। कंडीशन क्या होती है सर्किट की? दो कंडीशन होती है सर्किट की। पहली कंडीशन होती है क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? आई मस्ट फ्लो इन ईच एलिमेंट। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो सर्किट है, तो हम बोल सकते हैं क्या? वो सर्किट है। तो ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है। शॉर्ट में मैंने लिखा दिया है डेफिनेशन को, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए और करंट फ्लो होना चाहिए ईच एंड एवरी एलिमेंट में। ठीक है, बन गया, हटा दें इसको, जिसका नहीं बना है वो फटाफट देख ले एक बार और। अब इसके बाद हेडिंग, अब बात करते हैं नेटवर्क की। ये हो गया सर्किट। ठीक है, तो सर्किट समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेटवर्क की। ठीक है, तो इसके बाद नीचे हेडिंग डालो नेटवर्क, छोटा सा हेडिंग डालो नेटवर्क, इसी के नीचे हेडिंग डालो नेटवर्क। लिखो नेटवर्क में, लिखो इट इज अरेंज, नेटवर्क ऐसे लिखो, नेटवर्क इज एन अरेंजमेंट, नेटवर्क इज एन अरेंजमेंट। इसके बाद आएगा हमारा नेटवर्क। देखो नेटवर्क इज एन अरेंजमेंट, ऐसे लिखेंगे नेटवर्क, शॉर्ट में लिख देना हूं NW। नेटवर्क इज एन अरेंजमेंट नेटवर्क इज एन अरेंजमेंट, नेटवर्क इज एन अरेंजमेंट with एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे हमारे? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर एटसेट्रा। तो नेटवर्क इज एन अरेंजमेंट विद एलिमेंट कनेक्टेड in any manner, connected in any manner। मैनर कौन सा हो सकता है? मैनर हो सकता है सीरीज में कनेक्ट हो सकते हैं, पैरेलल में कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे तो सीरीज पैरेलल दोनों में कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे तो सीरीज पैरेलल, पैरेलल सीरीज, जैसे भी कनेक्ट होना चाहे वैसे कनेक्ट हो सकते हैं। नेटवर्क इज एन अरेंजमेंट विद एलिमेंट connected in any manner and current need not to be flow in each and every एलिमेंट। नीड नॉट टू बी फ्लो इन ईच एंड एवरी एलिमेंट। ठीक है, यहां पर थोड़ा अंडरलाइन करेंगे अरेंजमेंट को, अरेंजमेंट को अंडरलाइन करेंगे नेटवर्क में, और इसको अंडरलाइन करेंगे करेंट नीड नॉट को अंडरलाइन करेंगे। ये इसका मतलब होता है जरूरी नहीं है, नीड नॉट टू बी फ्लो इन ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो यहां पर अरेंजमेंट को लिखेंगे कुछ इस तरीके से। यहां पर अरेंजमेंट जो हो सकता है वो क्लोज्ड भी हो सकता है, क्लोज्ड या नॉन क्लोज्ड। ये अरेंजमेंट क्लोज्ड भी हो सकता है और नॉन क्लोज्ड भी हो सकता है। ये अरेंजमेंट कौन सा हो सकता है? क्लोज्ड भी और नॉन क्लोज्ड भी, कोई भी हो सकता है। ठीक है,
ये। और करंट नीड नॉट का मतलब होता है जरूरी नहीं है कि फ्लो हो या ना हो। इससे पहले डेफिनेशन मैंने किसकी लिखाई थी? सर्किट की। सर्किट की डेफिनेशन में आप देखोगे वहां लिख रहा होगा इट इज अ क्लोज्ड अरेंजमेंट। क्या लिख रहा होगा? क्लोज्ड अरेंजमेंट। इसीलिए मैंने वहां पर अरेंजमेंट को अंडरलाइन नहीं कराया, क्योंकि क्लोज्ड शब्द पहले ही आ गया है, तो वहां पक्का है कि क्लोज्ड अरेंजमेंट ही होगा, वहां पक्का है। लेकिन यहां पर पक्का नहीं है, या क्लोज्ड भी हो सकता है और नॉन क्लोज्ड भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरा, करंट जरूरी नहीं है कि सब एलिमेंट में फ्लो हो रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं हो रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्किट में क्लोज्ड होगा और सारे एलिमेंट में करंट फ्लो होगा। ठीक है। ये तो ये लिख लिया सबने। अब इसके नीचे डायग्राम बनाओगे, इसके नीचे डायग्राम बनाओगे नेटवर्क के। यहां एक डायग्राम बनाते हैं, उदाहरण के तौर पर डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि हमने ये डायग्राम बना रखा है, मान लो ये डायग्राम है हमारे पास इस तरीके का। एक एलिमेंट मेरा ये कनेक्टेड है 1 और 2, दो एलिमेंट मेरे कनेक्टेड है इस तरीके से। एक एलिमेंट सर मेरा ये कनेक्टेड है। ये इस तरीके का मेरा अरेंजमेंट बना हुआ है। इसको हम देंगे प्लस माइनस बी। ये मेरा एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है सर, इसको देंगे एलिमेंट 3 सर, एलिमेंट 4, और दिस इज एलिमेंट 5। ये 5 एलिमेंट मैंने कनेक्ट कर रखे हैं। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है ये यहां से ओपन है, ओपन। इसको क्या बोलेंगे? ओपन को नॉट क्लोज्ड। क्या बोलेंगे सर? नॉन क्लोज्ड। अब क्या सारे एलिमेंट में करंट जा सकती है? इसमें करंट जा सकती है, यस, I1। इसमें करंट फ्लो हो सकती है, I2। इसमें करंट जा सकती है, I3। इसमें करंट जा सकती है, I3। सर इसमें करंट कितनी जाएगी? तो इसमें करंट जाएगी 0 एम्पियर। नॉट फ्लो, करंट इसमें फ्लो नहीं होगी क्योंकि ये ओपन है। ठीक है। ये यहां से करंट निकल सकती है सर, I ले सकते हैं, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। E2 में नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ करंट, इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। तो भाई एलिमेंट नंबर 2 में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, प्लस ओपन है, तो इसको क्या बोलेंगे? नेटवर्क। इट इज नेटवर्क, इट इज नेटवर्क। क्या ये सर्किट है? नहीं। क्या ये सर्किट है? नहीं, सर्किट नहीं है। क्या ये नेटवर्क है? यस, नेटवर्क है। ठीक है। तो एक एलिमेंट में करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो कंडीशन क्या बनेगी इसके लिए? नेटवर्क अगर हमको बनाना हो तो नेटवर्क की कंडीशन आप लोग नीचे लिखिएगा, मैं उधर लिख देता हूं, या चलो मैं इसको इधर कर देता हूं। इसकी कंडीशन क्या आएगी? तो कंडीशन क्या हो सकती है नेटवर्क के लिए? कंडीशन क्या होगी नेटवर्क के लिए? अगर मुझे नेटवर्क के लिए कंडीशन निकालनी है तो कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन इसकी जो बनेगी वो ये बनेगी। पहली कंडीशन कि ये क्लोज्ड भी हो सकता है और नॉन क्लोज्ड भी हो सकता है। ये दूसरा क्या बनेगी कि करंट मे और मे नॉट फ्लो थ्रू ईच एलिमेंट करंट मे और मे नॉट फ्लो थ्रू ईच एलिमेंट। ये तो नेटवर्क की कंडीशन होती है क्लोज्ड भी हो सकता है
नॉन क्लोज्ड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नॉन क्लोज्ड ही हो, जरूरी नहीं है ओपन हो, क्लोज्ड भी हो सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या है, मे और मे नॉट। इसका क्या मतलब है, करंट सारे एलिमेंट में फ्लो भी हो सकती है और मे नॉट का मतलब नहीं भी। ठीक है ये। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो ये तो कंडीशन आपने लिख ली, अब मैं यहीं पर आपसे एक सवाल करूं कि बताइए, अगर मैं आपके सामने एक इस तरीके का अरेंजमेंट बना दूं, एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 1, मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास एक अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट इस तरीके का बना हुआ है, ये रजिस्टर के साथ बना हुआ एक अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट बना हुआ है, इसके नाम लिख देते हैं, यहां पर V है, ये R1 है, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये अरेंजमेंट बताइए नेटवर्क है या सर्किट है या दोनों हैं? तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, क्लोज्ड पाथ है, तो इसमें हमारा क्लोज्ड पाथ हमको दिख रहा है, यस सर क्लोज्ड पाथ है, यस पहली कंडीशन। क्या सारे एलिमेंट में करंट जाएगी? करंट कहां फ्लो हो रही है, एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट में करंट फ्लो हो रही है, यस क्लोज्ड पाथ है, सारे एलिमेंट में करंट फ्लो हो रही है। इन दोनों कंडीशन से हमको पता चलता है कि ये सर्किट है। क्या है ये, सर्किट। ये दोनों हमको क्या बता रहे हैं, इट इज सर्किट। तो अगर कोई सर्किट हमको पकड़ में आ जाता है कि वो सर्किट है, तो वो 200% नेटवर्क भी होगा। क्या होगा, वो नेटवर्क भी होगा। सर्किट अगर पकड़ में आ जाता है तो वो 200% नेटवर्क भी होगा, क्योंकि नेटवर्क में क्लोज्ड पाथ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और नेटवर्क में करंट सारे एलिमेंट में जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है। तो इसमें तो जा रही है तो नेटवर्क हो गया, क्लोज्ड पाथ है तब भी नेटवर्क हो गया। तो कहने का मतलब है अगर सर्किट होगा तो वो नेटवर्क भी होगा, वो सोचने की जरूरत नहीं है। अगर पकड़ में आ गया सर्किट है तो वो नेटवर्क भी होगा। अब दिमाग पे जोर डालो और उल्टा सोचो, अगर मैंने कोई नेटवर्क दे दिया, क्या वो सर्किट हो सकता है? अगर मैंने कोई नेटवर्क दे दिया, क्या वो सर्किट हो सकता है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर मैं ये बोलूं, ये छुपा दूं आपको, ये बोलूं ये नेटवर्क है, मैं आपसे बोलूं ये नेटवर्क है, क्या बोल रहा हूं मैं, नेटवर्क है, और सवाल पूछ रहा हूं क्या ये सर्किट है, तो आप बोलोगे हाँ है, आप बोलोगे हाँ है भाई। तो सर्किट तो 100% नेटवर्क हो सकता है, बट नेटवर्क जरूरी नहीं है कि वो सर्किट हो ही। ऐसा आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि नेटवर्क सर्किट नहीं होगा। सर मैं बोल दिया हूं आपको, ये गलत है, ये गलत है, आप नहीं बोल सकते हैं। समझे मेरी बात को? ठीक है, इतना लिखो, पहले इतना बनाओ, ये कंडीशन लिखे, एग्जाम्पल बनाओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और समझाता हूं, मैं आपके दिमाग को थोड़ा सा और खोलता हूं मैं, तब आपको समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो एक चीज अपने दिमाग में रखनी है, सर्किट हमेशा नेटवर्क होगा। इतना पकड़ लिया, फिर आपसे कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो ना बन पाए। सर्किट 200% नेटवर्क होगा। लेकिन यह कहना गलत है कि नेटवर्क सर्किट नहीं होगा, यह गलत है, यह नहीं कहेंगे हम। वो हम देखेंगे कि होगा या नहीं होगा, वो हम देखेंगे, होगा या नहीं होगा वो हम देखेंगे। तो क्लोज्ड पाथ, करंट एवरी एलिमेंट, यस इट इज सर्किट, और सर्किट को नेटवर्क बोल सकते हैं। अब यहीं पर एक और सवाल लेता हूं मैं, दूसरा, यहां पर एक और उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल 2। अब आपको बताना है
कि भाई ये हमारा नेटवर्क होगा या सर्किट होगा। ये R1, R2, R3, R4 और R5। अब आपको ये बताना है ये नेटवर्क होगा या सर्किट होगा। अब ये पहला क्या है, नॉन क्लोज्ड है। दूसरा है करंट नॉट फ्लो इन R5। R5 में करंट नहीं जाएगी, इसमें करंट नहीं जाएगी, जीरो है करंट, 0 एम्पियर। तो अगर नॉन क्लोज्ड है यानी कि ये यहां पर ओपन हमको दिख रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नेटवर्क। क्या बोलेंगे, नेटवर्क। नेटवर्क। अब क्या इसको सर्किट बोल सकते हैं, नहीं। तो इसको सर्किट बोल सकते हैं, नहीं, ये सर्किट नहीं होगा, लेकिन ये नेटवर्क होगा। ठीक है, ये सर्किट नहीं होगा लेकिन नेटवर्क होगा। तो यहां से इन दोनों से एक चीज समझ में आती है, वो ये समझ में आती है, एक हेडिंग डालेंगे की पॉइंट इसको बनाने के बाद। एक की पॉइंट समझ में आता है मुझे। की पॉइंट क्या समझ में आता है सर, अगर मैं यहां से एक की पॉइंट बनाऊं, सर एक ही की पॉइंट समझ में आता है मुझे, वो ये है कि ऑल सर्किट पहला की पॉइंट, ऑल सर्किट को हम नेटवर्क बोल सकते हैं। ऑल सर्किट आर नेटवर्क। ऑल सर्किट आर नेटवर्क, ये बोल सकते हैं। दूसरा, ऑल नेटवर्क, ठीक है, ऑल नेटवर्क does not, all network does not, all सर्किट, सारे नेटवर्क सारे सर्किट नहीं होंगे। ठीक है, कुछ हो सकते हैं लेकिन सारे नेटवर्क सारे सर्किट नहीं होंगे, लेकिन सारे सर्किट सारे नेटवर्क बनेंगे। ये रीजनिंग आ गई यहां पर। रीजनिंग में ऐसे ही सवाल होते हैं, सभी घोड़े गधे हैं, सभी गधे घोड़े हैं, सब एक जैसे हैं, तो बताओ अलग अलग कौन से हैं। ऐसे सवाल तो आते हैं रीजनिंग में, और वही बन गया। अब रीजनिंग बना देता हूं यहां पर, ऐसे करते हैं। यह है सर्किट, ऑल सर्किट नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे, ये हो गए नेटवर्क। तो ऑल सर्किट तो नेटवर्क हैं, लेकिन पूरे नेटवर्क सब सर्किट नहीं बनेंगे। सही है, बना लो इसको फटाफट, बना लो तेजी से, रीजनिंग बना लो फटाफट इसकी। कितने बजे तक चलेगी क्लास, कितने बजे चालू हुई थी, 11 बजे चालू हुई थी ना, 11 बजे। तुम्हारी 10 से 11 1 घंटे हुई होगी क्लास, 12:30 तक है, मतलब 12:30 तक। 1 बजे तक तो पढ़ाऊं, लेकिन मेरी भी तो क्लास है ना आगे, नीचे भी तो है। ठीक है, मेरी क्लास ज्यादा लगती है। तो ये समझ में आया। तो सर्किट नेटवर्क में मुझे लगता नहीं कि कोई आप कंफ्यूजन रहा होगा, और कोई बनाए आपसे कोई पूछे कि भाई बता दो, तो उसको समझा दोगे कायदे से कि हाँ सर मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये तो ऑल नेटवर्क हम बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे सर्किट होंगे सारे के सारे नेटवर्क। तो दोनों में, ठीक है, एक यहां पर 2 की पॉइंट हो गए, एक तीसरा की पॉइंट और लिख लो, थर्ड की पॉइंट और लिख लो। थर्ड की पॉइंट, all the practical system
all the practical systems are big networks. All the practical systems are big networks. All the practical systems are big networks which contains many circuits, which contain many circuits, which contain many circuits. क्या मतलब है इस लाइन का? ऑल द प्रैक्टिकल सिस्टम आर बिग नेटवर्क, जितने भी प्रैक्टिकल सिस्टम है वो बड़े नेटवर्क हैं जिनके अंदर छोटे छोटे सर्किट होते हैं. ठीक है, जिनके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे सर्किट. कंटेन का मतलब नेटवर्क के अंदर छोटे छोटे मैनी सर्किट, बहुत सारे सर्किट से मिलकर एक पूरा क्या बनता है? नेटवर्क. ठीक है, तो प्रैक्टिकल सिस्टम हमारे क्या होते हैं? बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं, उसके अंदर सर्किट प्रेजेंट होते हैं. तो हमको अगर नेटवर्क को एनालिसिस करना होगा तो पहले हमको सर्किट के बारे में सोचना पड़ेगा, पहले हमको सर्किट समझना पड़ेगा, सर्किट क्या होता है, पहले हमको सर्किट को सही करना पड़ेगा. ठीक है, फिर जाकर हम नेटवर्क को सही कर पाएंगे. ठीक है, जैसे मान लो तुम जेई बन गए, तुमको किसी गांव का वो दे दिया चार्ज कि इस गांव में लाइट नहीं आ रही है, जाओ लाइन बिछाओ. तो वो लाइन बिछाना क्या होगा? एक नेटवर्क बनाओगे तुम, एक खंबे को दूसरे खंबे से कनेक्ट करवाओगे, उस खंबे को फिर तीसरे पोल से, फिर सारे पोल का एक सेंटर बनाओगे कहीं पर. ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें दिमाग लगाओगे, किसी से 2,000 रुपए मांगोगे, किसी से 5,000 मांगोगे, नहीं तो कहोगे तुम्हारे घर में ही लगा दूंगा पोल. समझ रहे हो बात मेरी? तुम मत मांगना ऐसे, तुम नहीं मांगोगे, समझ गए? जेई बन जाओगे, लेकिन ये सब मत करना, अभी बालक हो तुम. मैं कर सकता हूं, तुम नहीं करोगे. ठीक है, मैं किसी से कुछ मांग सकता हूं, तुम नहीं. अभी तुम्हारा काम क्या है? सिर्फ फोकस्ड रहना. कब तक? जब तक एग्जाम ना निकल जाए. जब तक एग्जाम ना निकल जाए एकदम फोकस्ड रहना है, और मन में किसी के प्रति गलत भावना नहीं लानी है. बस अपना एक ही एम होना चाहिए, जेई बनना. और मन में ये होना चाहिए सर उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, दिन रात एक करना पड़े, मैं बिल्कुल कर दूंगा. भगवान के सामने जाके हाथ नहीं जोड़ने, जेई बनवा दो. ये कहना है मैं जेई बनूंगा, बस अपना आशीर्वाद रखो, अपना हाथ रखो, जेई तो मैं बन जाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा. कि मेरा सोचना यह है कि अगर एग्जामिनर ने यहां तक का कोई लेवल सेट करा है तो अपना लेवल ये होना चाहिए. मेरा सोचना ये है, मैं ऐसे सोचता हूं कि एग्जाम, भाई तुम्हें सब कुछ तो बता रखा है उसने ये बता रखा है, ये सिलेबस है, उसने सब कुछ बता रखा है. वो ये कह रहा है पेपर मैं बनाऊंगा, तुम्हारे अंदर ताकत हो तो निकाल के दिखाओ. वो तुमसे कुछ छुपा थोड़ी रहा है यार. अरे एसएससी का सिलेबस तो नेट पे पड़ा ही हुआ है ना, पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है. वो कहता है रीजनिंग पूछूंगा, एप्टीट्यूड पूछूंगा और टेक्निकल भी पूछूंगा, और सवाल भी बता दिए उसने और टाइम भी बता दिया. अब वो बोल रहा है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ, तुम लाओ ना 100 में से 100 नंबर, मैं कब रोक थोड़ी रहा हूं तुम्हें. एसएससी ये कहता है तू पेपर देने बैठ, तेरे तो 80 दूंगा बस, ऐसे तो कभी नहीं बोलता. वो तो ये बोलता है तू 100 में से 99 ला. मैं तो कह रहा हूं पेपर ओपन है ना, दम है. तो अपना लेवल क्या होना चाहिए? अगर मैं पेपर एग्जामिनर ने यहां सेट करा है, मैं यहां, मैं तो छीन के लूंगा. अरे क्या भगवान से कहनी कि बस एक ही बार बनवा दो जेई, बस एक बार, ये सब नहीं कहना है भाई. मेरे को खींच के लाना है, समझ गए? तो इस लेवल से पढ़ना है, तभी पहले अटेम्प्ट में ही जेई, फर्स्ट अटेम्प्ट में. और अगर इस लेवल से नहीं पढ़ना है, कोई रो रो के पढ़ना है, तो 5 साल लगेंगे, और कोई गारंटी नहीं है 5 साल बाद भी घर जाओ. आए हो तो जब घर जाओ तो कम से कम 5-6 लेटर फेंक देना पिताजी के आगे, लो बताओ कहां ज्वाइन करूं, आप बताओ, जिस पे हाथ रख दोगे वहीं चला जाऊंगा.
ऐसा नहीं कि पिताजी पूछ रहे हैं कब जेई बनोगे, कुछ तो बताओ। कि अभी 5 साल और दे दो। ये कुछ नहीं 5 साल, ये बोलो 6 महीने में दिखा दूंगा कमाल, टेंशन मत लो। 6 महीने में एकदम लड़का आपका हीरा है, टेंशन नहीं लेना आप। दिन रात तुम्हें काम ही क्या है यहाँ? भाई तुम्हें काम क्या है यहाँ? पढ़ने के बाद रूम पे जाओ और दम लगा के पढ़ो। ठीक है, चलो फिर कल मिलेंगे फिर। समझ में आया नहीं आया? कल फिर मिलेंगे तब आपको दिखाऊंगा आगे का कमाल। ठीक है, चलो बाय बाय। कोई सवाल हो तो पूछ लो, तुम्हारे मन में कोई सवाल हो। अच्छा, 2 मिनट के लिए मैं यहीं बैठा हूं, अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ लेना। ठीक है, बाकी आप लोग अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, कोई ऐसी रोक टोक नहीं, आराम से जाओ। क्या हुआ? स्टॉप देखो, रेड वाला देखो, रेड इधर देखो, रेड वाला दिख रहा है। हाँ हाँ, उधर उस साइड, ऊपर आओ, ऊपर ऊपर ऊपर, हल्का स्टॉप दिख रहा है, स्टॉप रिकॉर्डिंग इधर।